नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने मध्यकालीन इतिहास के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनको देखा था। आज के लेक्चर में हम आधुनिक भारत के इतिहास जो बीपीएससी के तहत कराया गया एग्जाम है तो उनमें जितने भी आए हैं यानी कि बीपीएससी प्री के जितने भी पेपर हुए हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आधुनिक इतिहास को आज हम देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ है? तो ऑप्शन सी है जो अल्मीड़ा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा यानी कि 1505 से लेकर के 1509 तक इसका आगमन हुआ था। वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा। 1509 ईस्वी में अल्मीड़ा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर दीव पर अधिकार कर लिया। दीव पर कब्जा के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। उसने अंजीदीव जो था, इसको अंजीदीव भी कहते हैं, में किला बनवाया और पुर्तगालियों के हित में कोचीन की राजगद्दी के उत्तराधिकार की समस्या का समाधान किया। अगला है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो कौन थे ये? पुर्तगाली ही थे। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अगला है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये कौन था? हॉकिंस। जो कैप्टन हॉकिंस है, हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। तो कब 1608 ईस्वी में भारत आया था? अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसबदार तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां की उपाधि दी। तो इसको 400 का मनसबदार भी बनाया था और मनसब का फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां की उपाधि भी दी थी इसको। अगला देख रहे हैं क्वेश्चन जो है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये कहाँ? डी, सूरत में ही स्थापित की थी इन्होंने। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाल्वी पहुंचा और तो कब 1611 में जो है ये कैप्टन कौन है? स्वाल्वी पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन वेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की जो निरंतरता थी उसको भी भंग कर दिया। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। तो पहली जो फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की 1611 में, कहाँ? सूरत में स्थापित हुई। और वो कौन सा युद्ध था? इसमें पुर्तगालियों को हराया। तो स्वाल्वी जो युद्ध है ये भी पूछा गया है। स्वाल्वी के युद्ध में इन्होंने पुर्तगालियों को हराया है। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो ये कौन सा था? ये भी जहांगीर ही था। सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा तथा जनवरी 1616 में वह अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की है? तो ये कब है? 1632 ईस्वी में स्थापित की है। तो पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण नहीं प्राप्त हो सका है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर 1632 ही माना जाता है। तो आयोग है अपना मानता है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ अप्रमाणित स्रोत में यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो ऑप्शन डी जो है, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है 1746 से 48 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज व फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज जो थे कैप्टन कौन? बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना, तो कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय भी कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट टोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित कर दिया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का युद्ध जो प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्सला चैपल, तो इसमें जो है पूछा जाता है प्रथम जो एंग्लो फ्रांसीसी वार है उसमें कौन सी संधि हुई थी? तो एक्सला चैपल की संधि 1748 में हुई थी। इसी से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो युद्ध है जो सेंट टोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। तो सेंट टोमे का युद्ध जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही हुआ था और एक्सला चैपल की जो संधि है उससे युद्ध विराम हुआ था 1748 में हुई है। और ये जो युद्ध हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो इसमें जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में उसको लेकर के युद्ध, वहाँ जो उनके मूल देश थे उन्हीं जब वो युद्ध शुरू करते तो उसका परिणाम होता था कि यहाँ भी युद्ध शुरू हो जाता था। ये चीज़ है, ठीक है।
अगला हम देख रहे हैं 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो ये फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए प्रश्नगत युद्धों का सही क्रम। अंबर का युद्ध तो अगस्त 1749 में मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेल्लूर के समीप अंबर या अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उस उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना टुकड़ी उसी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। तो पहला जो ये अंबर का युद्ध कब है, 1749 में हुआ है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ है। ये अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। ये नाममात्र का युद्ध कहा जाता है। युद्ध के परिणामस्वरूप अंग्रेजों को पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेनाओं के लिए यानी कि उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट की। तो सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा क्लाइव को हुआ था। बाकी अंग्रेजों को फ़ायदा ये हुआ था कि अंग्रेज अब ये है कि बंगाल में जो स्थायी सत्ता है उसके भागीदार बन गए हैं। वांडीवास युद्ध जो है 1760 में हुआ है। तो अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध, ये भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ है। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। फिर बक्सर का युद्ध जो है ये 1764 अंग्रेजों के लिए सबसे निर्णायक युद्ध और भारत के लिए भी देखें तो भारत के लिहाज से भी सबसे निर्णायक युद्ध यही रहा है जो ये बक्सर का युद्ध है। इसमें मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य ये युद्ध हुआ है। तो कौन, बंगाल का जो मतलब एक तरीके से देखें अपदस्थ नवाब जो था मीर कासिम था, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट जो थे शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ है। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन कौन था, हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध में ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। तो प्लासी में युद्ध जो हुआ था नाम मात्र का था, लेकिन यहाँ वास्तविक रूप से युद्ध हुआ था, क्योंकि तीनों की संयुक्त सेना का युद्ध जो था वो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था और इसमें अंग्रेज विजयी रहे थे। फिर निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, तो कौन सा था, थॉमस बेस्ट था। तो ये क्वेश्चन आया भी है, थॉमस बेस्ट ने हराया था कहाँ, स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था। तो 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहाँ व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा सूरत में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। इस तरीके से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। तो कौन सा क्षेत्र था, वो बिहार था। बिहार सोरे के लिए ज़्यादा फेमस था। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, तो वो बिहार था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे नियुक्त किया है, तो मोहम्मद रजा खान, सिताब राय, ये दो लोग दीवान नियुक्त हुए थे। तो पहला जो है मोहम्मद रजा खान। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की, तो अंग्रेजों को कहाँ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी गई, जिसके बदले कंपनी को सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। तो इस तरीके से कंपनी ने सरकार को जो नवाब सम्राट थे उनको कितना 26 लाख रुपया देने के बाद कही जो वहाँ का बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली और 53 लाख रुपया निजामत और प्रशासन के लिए। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार तो ना तो लेना चाहती थी और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान बनाए। तो मुर्शिदाबाद, बंगाल के लिए कौन, मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उपनिजाम के रूप में भी कार्य करते थे तथा इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का बना रहा। तो इसी को द्वैध शासन कहा गया कि यहाँ कंपनी ने क्या किया कि जो राजस्व वाले अधिकार थे वो अपने पास ले लिए और जो निजामत वाले अधिकार थे यानी कि जो प्रशासन से रिलेटेड अधिकार है वो बंगाल के नवाब को दे दिए। तो बंगाल का द्वैध शासन जो है कि मतलब राजस्व तो कंपनी वसूलती थी, लेकिन कंपनी ने वसूलने के लिए भी इसमें उप दीवान नियुक्त कर दिए, खुद ना वसूल करके दूसरों से वसूलवाया, जिससे कि ना तो उनके पास उस समय उतनी क्षमता थी और ना ही वो अपनी ये जो भारतीय उस समय की व्यवस्था थी उससे उतना ज़्यादा परिचित थे। धीरे धीरे बाद में होते हैं तो अपने हाथ में पूरा ले लेते हैं, लेकिन शुरुआत में उन्होंने ऐसा ही किया। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब की, तो 12 अगस्त 1765 की जो इलाहाबाद की संधि हुई
इलाहाबाद की जो दूसरी संधि है 17 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे, शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपये दिया जाना था तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपये देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। तो शाह आलम जो सम्राट थे मुगल बादशाह, उनको 1788 में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 1837 और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। तो जो अकबर द्वितीय थे, इनका काम कहाँ था, ये 1806 से लेकर 1837 इन्होंने ही जो राजा राम मोहन राय हैं तो उनको राजा की जो उपाधि है इन्होंने ही दी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी कहाँ थी, तो इसमें इनके बारे में नहीं कहा गया है, बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं, बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली पालम। तो अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिकुड़ते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न उत्तर को जो क्वेश्चन था निरस्त कर दिया था। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो कहाँ से, शाहसुजा थे। जो अहमद शाह अब्दाली था उसके बाद में हम देखते हैं कि क्या है, पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 में ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। तो ये मिसल जो थे, सिख साम्राज्य जो था 12 मिसलों में बटा हुआ था। उसमें से सुकरचकिया मिसल के थे ये जो राजा रणजीत सिंह थे वो सुकरचकिया मिसल से थे, तो उसी में मिसलों में का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आतंकित आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाहसुजा, तो अहमद शाह अब्दाली का जो पौत्र था शाहसुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाहसुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोह-ए-नूर यानी कि कोहिनूर हीरा भेंट किया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ, श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुस्तुनतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल, काबुल और मॉरिशस में अपने दूतमंडल भेजे। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, तो ये टीपू सुल्तान के साथ की थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं दे देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। असल इसमें हुआ यह था कि जब ये तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ यानी कि मैसूर युद्ध हम देखते हैं, तो उसमें अंग्रेज प्लस मराठे प्लस निजाम ये सारे मिलकर के लड़ाई किए थे टीपू सुल्तान के खिलाफ। तो उसमें अंग्रेजों ने क्या किया कि टीपू सुल्तान को हराया, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हराया। तो उसका 1/2 भाग जो 1/2 भाग है, जो मतलब आधा जो राज्य का हिस्सा था वही अपने अंडर किया, पूरा नहीं किया। तो इसमें क्या हुआ कि इसका मतलब जो हिस्सा बंटना था, तीनों शामिल थे ना, अंग्रेज हो गए, निजाम और मराठे। तो इसमें जो निजाम और मराठे थे उनको थोड़ा थोड़ा ही देना पड़ा अंग्रेजों को। उसका ज़्यादा फायदा अंग्रेजों को हुआ क्योंकि टीपू सुल्तान भी कमज़ोर हो गया और अपने जो सहयोगी थे उनको भी ये कम बांटने में सफल रहे। ये चीज़ कही गई है, इसीलिए इसने कहा था कॉर्नवालिस ने। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ, तो बी कैप्टन जो स्लीमैन थे। ठगों ने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कैप्टन स्लीमैन के ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया, अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित
घोषित कर दिया गया। 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। तो ठगी प्रथा का अंत जो कैप्टन स्लीमन ने किया था, याद रखना है इसको। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? ये कौन सा था? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू की गई थी। तो द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले वारेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवान मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। तो जो हमने बताया था अभी कि जो दोहरी शासन व्यवस्था थी, यानी कि दीवानी और निजामत के जो अधिकार थे वो तो अलग अलग लोगों के पास थे, अब उनको एक ही के पास कर दिया गया, अंग्रेजों के पास आ गए टोटल। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो कौन है? सर लियोनस कार्टिस को माना जाता है। सर लियोनस कार्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी और विजारत यानी कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग अलग कर दी गई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई? तो ये लॉर्ड डलहौजी था। 1853 हम देखते हैं। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई। अगला, मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो ए बकास्त भूमि जो की वापसी मांग की गई थी। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। यह आंदोलन वर्ष 1936 से 38 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। तो कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था 1936 से 38 के बीच में। अगला क्वेश्चन है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये जब क्रांति हुई थी तो उसमें कैनिंग थे, उसके पहले 1856 तक डलहौजी था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत के पहले वायसराय थे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो बी ऑप्शन जो है 1856 में। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इन राइफलों में दमदम, अम्बाला और सियालकोट में बने चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और चोर की चर्बी लगी होती थी। तो इसी वजह से तत्कालीन कारण भी यही रहा था, गाय और चोर की चर्बी लगी वाली कारतूसों के प्रयोग से। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेवा में यह अफवाह फैल गई कि ये चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच के लिए किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बी कुंवर सिंह ने किया था। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले के से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता था। उन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की जो सत्ता है का तख्तापलट कर दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। विधवा विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इस युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा है। और बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कौन से थे? कुंवर सिंह। ये जगदीशपुर के जो नवाब थे, एक तरीके से कहें तो राजा थे। फिर जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। अगला है, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो ये जगदीशपुर के राजा थे। बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर ग्राम में 1782 में जन्मे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी। जगदीशपुर के से उन्होंने ही 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह के समय उनके अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेना नायकत्व के कारण इन्हें बिहार का सिंह कहा गया। इस ईस्वी सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो कहाँ से थे? जगदीशपुर से संबंधित थे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो आरा से शामिल हुए थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया। 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंचे। यहाँ कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया। इस प्रश्न का उत्तर बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना माना है, जबकि उत्तर सही आरा होना चाहिए। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो कौन थे? ई ऑप्शन जो है कई लोगों, नाना साहब ने भी लिया था कानपुर से, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे, बेगम जीनत माली जो दिल्ली से तो कर
मोहम्मद शाह जो बहादुर शाह द्वितीय थे वो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा तथा फैजाबाद में इस विद्रोह के नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, जबकि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शाह की पत्नी बेगम जीनत महल ने प्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार सभी विकल्प सही है, इसलिए ऑप्शन इसका ई सही है। तो इस बार का हम देख रहे हैं कि बीपीएससी जो 69 होने वाला है उसमें माइनस मार्किंग 1/3 कर दी गई है, और जो ऑप्शन भी है वो भी ई ऑप्शन हटा करके 4 ही ऑप्शन रहेंगे। तो देखते हैं इसका क्या परिणाम होने वाला है। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे कौन से? बी राजपूत कुंवर सिंह। तो पटना बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी। उन्होंने भी अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। 1857 के विद्रोह का दिसंबर का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक केंद्र कौन सा था? तो ये जगदीशपुर ही रहा केंद्र। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन यानी कि कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल के गोलंदाज फौज के मेजर विंसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। फिर जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह बिहार में आरा जिले के जगदीशपुर ग्राम के जमींदार थे, जिन्होंने वृद्धावस्था में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया। विद्रोह के दौरान उन्हें बिहार का सिंह कहा गया। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो बिहार प्रांत से किया था। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, बिहार प्रांत से इन्होंने किया है। तो बिहार में कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो बिहार से किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व आरा की विशाल रियासत के वृद्ध राजपूत जमींदार कुंवर सिंह ने किया था, जो शीघ्र ही पटना के समीप दानापुर, छोटा नागपुर, रांची, पलामू आदि सहित बिहार के कई भागों में फैल गया। कुंवर सिंह ने लंबे समय तक बहादुरी और उत्साहपूर्वक अंग्रेजों से संघर्ष किया और लगभग 10 माह लंबी सफल लड़ाइयों के बाद युद्ध में प्राप्त घावों के कारण 26 अप्रैल 1857 को शहीद हो गए। फिर अगला है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में, तो कुंवर सिंह ने किया है, वीर कुंवर सिंह ने। अगला है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, यही फिर वीर कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में से अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो ए ऑप्शन में मौलवी अहमदुल्ला। सबसे ज़्यादा अंग्रेजों ने इन्हीं पर इनाम रखा था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। उस समय 50,000 रुपये मतलब बहुत बड़ी रकम हुई एक तरीके से। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो कौन से थे? गालिब थे। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो ऑप्शन डी जो है, अधिकारियों की क्षमता नहीं थी। तो ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश और भत्ते की रोकथाम वगैरह जो थे, ये सारे ऑप्शन थे। अंग्रेज अधिकारियों की क्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं थी। इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर ही अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 90 वर्षों में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। इसके अतिरिक्त अन्य सभी कारण जिम्मेदार थे। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो खेतिहर मजदूर, ऑप्शन डी जो है 2 और 4, यानी कि 2 हम देखते साहूकार और जमींदारों ने नहीं लिया था। तो खेतिहर मजदूर और कृषक जो थे, इन सब ने भाग लिया था। तो 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक जन समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज को के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो बड़े नवाब या थे, ये लालचवश और कुछ तो लालचवश और कुछ भयवश अंग्रेजों के समर्थक ही बने रहे लास्ट तक। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। ये सच बात है।
व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और मुंबई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना की। उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकादारों यानी कि तालुकदार बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएंगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। तो लोग अपने अपने स्वार्थ को भी ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन ही सही है। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। तो मतलब इस तरीके से लोग मदद कर रहे थे अंग्रेजों की। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों ने अंग्रेजों की धन एवं जन दोनों से बड़ी सहायता की थी। अंग्रेजों को इस प्रकार की मदद पहुंचाने वाले जमींदारों में दरभंगा, डुमराव एवं हटवा के जमींदार शामिल थे। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो ये बी ऑप्शन जो है पांचवा, यानी कि मुंगेर का जो क्षेत्र था वो अप्रभावित रहा। तो दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर ये सारे भाग प्रभावित रहे थे। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना में पीर अली पुस्तक विक्रेता ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोही काम कर रहे थे उन्होंने विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया था। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में? तो बेगम माफ अवध जो थी उनके नेतृत्व में हुआ था। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया और अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। मार्च 1858 में कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया, जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चली गई। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो हिंदू मुस्लिम एकता नहीं, ये नहीं था किसी सामान्य योजना की संगठन की ऑप्शन हो सकता है। इसके प्रभाव सीमित, तो ऑप्शन जो बी है इसका यही वाला सही है। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी था, क्योंकि अंग्रेजों के समक्ष इनकी जो योजना थी वो काफ़ी कमज़ोर साबित हुई। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने को नहीं मिली और 82 वर्षीय बहादुर शाह कमज़ोर था जो मुगल बादशाह थे, उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाएं। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। तो ये ऑप्शन हम देख रहे हैं कि ये उनके पास एक भविष्योन्मुखी कार्यक्रम, सुसंगत, ये सारे ऑप्शन मेंस में भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, ये सच बात है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जनसहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों का समर्थन देने से कतरा गए थे। तो ऑप्शन जो है कथन और कारण दोनों सही हैं। फिर महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की है? तो ये 1 नवंबर 1858 को। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। कहाँ से किया है? तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी। ये एक तरीके से हम देखते हैं कि जो सांप्रदायिकता है वो भारत में बढ़ाने में यहीं से शुरुआत हुई है अंग्रेजों की ज़्यादातर। और बांटो और फूट नहीं कहते, फूट डालो राज करो की जो नीति है वो भी इसी समय से अंग्रेजों ने बढ़ाना शुरू किया है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तर पश्चिम प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो कौन है ये? सर जेम्स आउटम और W. टेलर जो थे अंग्रेज
इन्होंने इसको क्या है, षड्यंत्र की संज्ञा दी। तो सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। आउट्रम का विचार यह था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व था और न ही इससे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उनके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो कौन? वी डी सावरकर जो है, बाल गंगाधर तिलक, और कौन? ये जो ऑप्शन है वी डी सावरकर ने इसको वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक लिखी है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो ऑप्शन बी जो पील आयोग है, 1857 जो इसमें सैनिकों की भर्ती के लिए बना था। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन किया है, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया है। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर के 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों में से अनुपात जो है, ये भी पूछा गया कितना अनुपात कर दिया गया, तो यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से अनुपात 1:2 कर दिया गया है, जबकि मद्रास तथा मुंबई में अनुपात 1:3 रहा है। तो 1:2 मतलब कि 2 सैनिक भारतीयों के 1 ब्रिटिश होगा। इसी तरीके से जो मद्रास तथा मुंबई में 1 अंग्रेज सैनिक होगा, 3 भारतीय सैनिक होंगे, ये कर दिया गया है। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो जो ऑप्शन सी है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, मगर पर उनसे एक अमान्य कानून मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। तो जो नील कृषि है, नील विद्रोह भी हम देखते हैं कि 1859 से 60 के बीच में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बागान मालिकों के विरुद्ध हुआ था। तो ये 1859 से 60 के बीच में नील विद्रोह भी हुआ है। यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसके नेता कौन से? तो विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास दोनों भाई थे, ठीक है। जाना जाता विद्रोह का मूल कारण ददनी प्रथा थी, जिसमें बागान मालिक किसानों को नील की खेती के लिए कुछ पैसा अग्रिम भुगतान कर देता। ददनी प्रथा पूछा जाता क्या है? तो कि जिसमें बागान मालिक किसानों को नील की खेती के लिए कुछ पैसा अग्रिम भुगतान कर देता था। इस भुगतान के बदले किसान नील उगाने तथा उपज की उसी बागान मालिक को पूर्व निर्धारित दर, जो बहुत ही कम होती थी, पर नील बेचने के लिए बाध्य हो जाता था। इस प्रकार की बेकार कृषि के विरुद्ध किसानों का विद्रोह नील विद्रोह कहलाता। तो एक तरीके की बेकार प्रथा थी, सही कहे तो। इस पर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण, तो नील आंदोलन जो था उससे संबंधित कौन सा पत्र था? तो नील दर्पण जो है नाटक लिखा था इन्होंने। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक क्या नील दर्पण तो किसकी है? तो ये दीनबंधु मित्र की है। फिर वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो कौन सी थी? रैयतवाड़ी। रैयत मतलब जो किसान होते हैं वो स्वयं मालिक होते हैं और डायरेक्ट सरकार को टैक्स देते हैं, ये प्रथा लागू हुई थी। तो रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो बी करम शाह ने की थी। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे ये। तो फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह 1838 से 60 के बीच ईस्वी के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए। तो हाजी शरीयतुल्लाह के ये लोग अनुयायी थे। अगला है फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया है? तो ऑप्शन सी गुरु राम सिंह ने किया था। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा, तो कब? 1840 में भगत जवाहर मल द्वारा की गई है। अब देखते हैं कि मल द्वारा की गई, जिन्हें मुखिता सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया तथा जुझारू बनाया। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के एक नेता कौन? राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 में मृत्यु हो गई। तो 1840 में शुरू हुआ था, जब भगत जवाहर मल द्वारा शुरू किया गया था।
1875 के दक्कन दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? तो बी ऑप्शन, महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज पर जो लगान लगाया जाता था। 1875 के दक्कन के दंगे हुए हैं तो अनेक कारण थे, जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज पर दर और कृषकों द्वारा का स्थायी रूप से कर्जदार होना, भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पत्र पर उनसे हस्ताक्षर करवाना, और न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों का अपने हितों की रक्षा करने में विफलता। इसी परिस्थिति में 1875 से 76 के अकाल ने कृषकों की ऋण शोधन क्षमता को पूरी तरह खत्म कर दिया। दूसरी तरफ भूमि के मूल्यों में गिरावट के कारण साहूकार ऋणों की वसूली में शीघ्रता करने लगे। इस तरह महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पर वसूली दक्कन के विद्रोह का तात्कालिक कारण बनी। तो महाजनों द्वारा जो किए गए अत्याचार थे वही तात्कालिक कारण बने। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? तो ये कौन से थे? वासुदेव बलवंत फड़के थे। प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से 83 के ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। इन्हें काला पानी की सजा दी गई तथा 1883 में इसमें आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये कौन सा था? पश्चिमी घाट जो एरिया था, यानी कि महाराष्ट्र वाला, वहाँ पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825-26 ईस्वी में भयंकर अकाल और अन्नाभाव के कारण इन्होंने उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया है। फिर बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा में हुआ है। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणामस्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818 से 1819 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो यह खोंड थी। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। उन्होंने 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिश्नोई ने किया। यह विद्रोह का मुख्य कारण जो था, ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि यानी मरीहा को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का करारोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारी तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 ईस्वी में चक्र बिश्नोई जो लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। छोटा नागपुर जनजाति जो है विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है, जिसे कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसे कोई भी तिथि सही नहीं है। तो इस क्षेत्र में हुआ कोल विद्रोह 1831 से 32 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में, मुंडा विद्रोह 1899 में। इसलिए जो ऑप्शन दिए ऑप्शन में कोई सही नहीं। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो कौन से थे? मेजर बारो को हराया था। 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनाडीह तालुके में विद्रोह कर दिया। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व सिद्धो कान्हू चांद और भैरव ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे पीर यानी कि पैती के युद्ध में संथालों ने हरा दिया। तो संथालों ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ साहसी काम किया था और तीर भालों से अंग्रेजों की जो संगठित मतलब गोली बंदूक वाली जो सेना थी उसको हरा दिया था। तो ये चीज़ बहुत साहसिक रूप से हुई थी। ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने किया था। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था कब? तो 1895 ईस्वी में। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे, किंतु विकल्प में निकटतम उत्तर कौन सा? 1895 दे दिया गया है। ठीक है, 1899 1900 तक चला है मेन रूप से। शुरुआत जो 1895 में भी हुई थी। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो ये किससे जुड़ा है? बिरसा मुंडा से जुड़ा है। मुंडा विद्रोह उलगुलान महान हलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारस्परिक भूमि व्यवस्था खुटखटी या मुंडारी का जमींदारी
यह व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दिखो, यानी कि गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो गए, लेकिन बिरसा मार्च 1900 के शुरू में गिरफ्तार कर लिया गया और जून में वह जेल में मर गया। विद्रोह कुचल दिया गया और बिरसा अमर हो गया। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बी ऑप्शन, रांची वाला एरिया जो था वही था। हम देख रहे हैं कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना एवं इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया था। 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन सा था? तो बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो जो झारखंड वाला है उस एरिया के में सम्मिलित थे। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ऑप्शन बी, जो सिंहभूम वाला एरिया है यानी कि झारखंड का। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक व राजनैतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण इन क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया। यह विद्रोह रुक रुक कर 1848 तक चलता रहा। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। हौज विद्रोह हुआ है तो सी ऑप्शन जो है 1820 से 21 के दौरान हुआ है। हौज विद्रोह 1820 से 21 में हुआ था। इसका केंद्र संथाल परगना था। तो आदिवासियों वाले विद्रोह भी काफ़ी ज़्यादा हुए थे अंग्रेजों के समय। हम देखते हैं किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो ऑप्शन जो ई है कौन सा इसमें हो जाएगा? छोटा नागपुर की हो एवं मुंडा जनजातियों ने 1820 से 22 ईस्वी तथा पुनः 1831 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही। सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। फिर अगला है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो बी ऑप्शन जो है यानी कि हैदराबाद का निजाम ने नहीं की थी। फिर बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया है? तो ऑप्शन ए जो है सन्यासी मेल किया है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो आनंद मठ उपन्यास लिखा है उसमें सन्यासी विद्रोह का इन्होंने उल्लेख किया था। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो कौन सा था? लॉर्ड लेटन ने। 1876 ईस्वी में लॉर्ड लेटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल अकर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। 1878 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हो गया और 1879 ईस्वी में गंडमक की संधि की गई। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो ये लॉर्ड रिपन जो है बाद में आए थे, इन्होंने रद्द किया था। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के यानी कि 76 से 80 तक इनका कार्यकाल रहा था, लिटन का पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंहबंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा और तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया और इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, साहचर तथा अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे। तो ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, ये जो देसी भाषा यानी कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इस तरीके की जितनी भी भाषाएं थी उनमें जो प्रेस छपते थे यानी कि पत्र छपते थे उनके खिलाफ आया था। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो ऑप्शन ए जो है जमींदारों के साथ किया गया था। 1793 ईस्वी में कार्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभ की। इसे स्तमरारी, जगीरदारी या मालगुजारी एवं बेसवेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता था। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों में एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया जिसे भूमि। तो यह व्यवस्था जो है
कहाँ उत्तरी कर्नाटक यानी कि व्यवस्था बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19%, तो इसमें कितना था 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि का लगान का 10 भाग कंपनी को देना था और 1/11 भाग जो है अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति यानी कि वज्र नवाब बन गए एक तरीके से। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू करने के कारण क्या थे, तो ऑप्शन सी जो है भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना था। मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व का एक निश्चित राशि तय करना था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो स्थायी बंदोबस्त है वो कहाँ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक वगैरह में लागू हुए थे। 19% भूभाग पर लागू हुई थी। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, तो ऑप्शन बी जो है मद्रास में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड द्वारा 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में लागू किया गया। इसके बाद यह व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू हुई। थॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था संबंध किसका है, थॉमस मुनरो का है। ठीक है। फिर अलेक्जेंडर रीड द्वारा लागू की गई थी मद्रास में। रिक्त स्थान की तो में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल के किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था, तो क्या है, तो 1885 दिया गया। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त का लागू किया गया, जिसमें जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए गए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, तो ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज के संस्थापक थे। स्थापना कब, 1875 में इन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। उनके विचार, उनकी प्रसिद्धि पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में बड़ी थे। अन्य रचनाएं पाखंड खंडन, वेदभाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मंत्र का खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार मत खंडन प्रमुख है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी, तो इसका ऑप्शन सही है जो डी शिशिर कुमार घोष ने की थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष ने 1868 में कलकत्ता में प्रारंभ की। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। तो जो लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, उसी के तहत इसको बंगाली भाषा से इसको अंग्रेजी में कर दिया गया था। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया था, जिसे 1879 में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पेट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, तो ऑप्शन बी जो लीडर है ये उदारवादी नेताओं की नीतियों का प्रचारक था। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसे महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित करते थे। लीडर समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। मालवीय उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया, तो कौन सा था ये, ऑप्शन सी 1, 2, 3 में, तो बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ और कौन से थे 3, तो निर्धन सर्वसाधारण वर्ग। तो इसमें 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के इतिहास में विशेष स्थान है। इसने जहां एक ओर धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर इसने भारत के अतीत को उजागर कर भारतवासियों के मन में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जगाने की कोशिश की। इसने बुद्धिजीवी वर्ग, नगरीय उच्च जातीय एवं निर्धन सर्वसाधारण को अपनी ओर आकर्षित किया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो आधुनिक भारत है, इसकी काफ़ी लंबा, इसमें हमको कम से कम 3 से 4 लेक्चर लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसका पोर्शन भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो अभी इसको आज हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।